स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। मैं दीपक सर हाजिर हूँ स्टारगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे और मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ चेंजिंग ये जो वीडियो होने जा रहा है। लास्ट ईयर CUT 2025 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वन बाय वन बड़े ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन हुआ था उसका PPT के रूप में मैंने यहाँ पे टाइप करवा रखा है ताकि आपके लिए बहुत ईजी और आसान हो, ठीक है। और इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, पूरे 250 मार्क्स के हो गए। 1 घंटे का पेपर होता है। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस साल भी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा पिछले साल पूछा गया था। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। तो मेरे साथ बने रहेंगे और ये पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं बता दूं कि अगर आपको ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और हमारे यहाँ कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लाइफ सिक्योर हो सके, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, आपके नंबर अच्छे आ सके, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का एक अलग GT का अलग ही एग्जाम होता है इंग्लिश का, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि अगर आपको इसकी PDF विद आंसर चाहिए तो हमारे वीडियो में बस कमेंट करिए PDF, ठीक। जैसे ही आप PDF कमेंट करेंगे आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको टेलीग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे PDF विद आंसर भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले बता दूं कि आपके एग्जाम में 3 पैसेज आते हैं, 7 और 8 सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं, बाकी ग्रामर और वोकैब आती है, ठीक है। तो पहला पैसेज है आपका सामने लिखा हुआ है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द 4 क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक। तो पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर स्टार्ट करेंगे। लिखा है द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द विजिट बिगिन as Mr. Broadwith brought in a cup of tea and the rest of the animals were let out of the kitchen. It was the usual scenario for the many cups of tea I had drunk with Miss Stubbs under the little card which dangled above her bed. How are you today? I asked. Oh, how much better, she replied and immediately changed the subject. Mostly she liked to talk about her pets and the ones she had known right back to her girlhood. She spoke a lot too about the days her family was alive. She loved to describe the escapades of her 3 brothers and today she showed me a photograph which Miss Broadwith had found. Okay? तो वो अपने escapades की बात कर रही है, अपने pets की बात कर रही है ना। उसके बाद थोड़ा सा और पैसेज है हमारे पास, सुनना ध्यान से। इसके बाद फिर क्वेश्चन है आपके। Oh, they were young rips, she exclaimed. She laughed for a moment. Her face was radiant by the memories. The thing I had heard in the village came back to me about the prosperous father and his family who lived in the big one house once. Then the foreign investments crashed and the sudden change in the circumstances. अब क्या हुआ कि circumstances बदल गए, है ना, क्रैश हो गया। तो when the old father died, he was almost penniless. अब पैसे नहीं थे। One told Man said there is not much brass there now. अब यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं था उसके लिए कि वो जो है वो छोटी छोटी चीजें, लग्जरी चीजों का फायदा उठा सके, उसका यूज कर सके, है ना। Probably just enough brass to keep Miss Stubbs and her animals alive. इतना पैसा था कि वो जिंदा रह सके and pay Miss Broadwith. And sitting here I felt as I had often. I bit afraid of the responsibility I had. The one thing which brought some light into the life of the brave old woman was the devotion of his shaggy bunch whose eyes were never far from her face. Okay? चलिए, तो ये था आपका पैसेज बहुत इजी आते हैं। मैं पहले बता दूं, बहुत इजी पैसेज आपके एग्जाम में आते हैं। 3 पैसेज आते हैं, एक स्टोरी होगा, एक नैरेटिव होगा और एक फैक्चुअल फैक्ट के ऊपर आता है, ठीक है। पैसेज इतने इजी आते हैं कि अगर आपको बीच में 2-4 वोकैब नहीं भी आती तो भी आप आराम से बना सकते हो। बस करना क्या है, कॉन्फिडेंट रहना है, फुली कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे, पैसेज को अटेंड कैसे करेंगे, आप जब हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको फुली डिटेल में मैं समझाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, मिस स्टब्स लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही सिंपल लाइफ जीती है, क्यों? शी डिडंट बिलीव इन लीडिंग लग्जरियस लाइफ, शी वाज टू सैड अ पर्सन टू एंजॉय सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, थर्ड शी कुडंट अफोर्ड इवन द नॉर्मल लिटिल लग्जरियस, शी वाज बेडरिडन एंड बिटर अबाउट इट। कौन सा आंसर होगा?
इसमें से सीधी सी बात है कि आंसर नंबर थर्ड है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पेनीलेस थी. शी कुडंट अफोर्ड इवन द नॉर्मल लिटिल लग्जरियस. तो आंसर हो गया थर्ड. ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया आपका थर्ड आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ टॉपिक ऑफ मिस स्टब्स कन्वर्सेशन. कौन सा टॉपिक उनकी बात का कॉन्वर्सेशन का टॉपिक नहीं था. चार में से बताना है. हर ब्रदर्स, हर पेट्स, हर पास्ट विद हर फैमिली, हर क्लासमेट्स. कौन सा नहीं था. मैंने कहा था, आपने पढ़ा पैसेज में तो अपने भाइयों की बात कर रही थी, अपने फैमिली की बात कर रही थी, अपने पेट्स की बात कर रही थी, क्लासमेट्स की बात नहीं कर रही थी वो. इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, नंबर 4. नंबर 4 इसका आंसर हो गया. ठीक है, बहुत इजी है. अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़े तो आराम से बना सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे. और अगर आपको ये पूरी पीपीटी चाहिए आपको अपने पास प्रैक्टिस के लिए दोबारा, तो आप एक बार हमारे में कमेंट करिए पीडीएफ. ठीक है, स्टारगेट लिख के लिखिए पीडीएफ और हम आपको ये पीपीटी विद आंसर भेज देंगे. ठीक, अगला लिखा है, देयर इज नॉट मच ब्रास देयर नाउ द अंडरलाइन वर्ड रेफर्स टू. क्या होगा बताएंगे. मच ब्रास नहीं था, नॉट मच ब्रास. नॉट मच ब्रास का मतलब क्या हो गया, मनी नहीं था. सो आंसर इज थर्ड. ठीक है, आंसर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड आंसर हो गया कि तीसरा इसका आंसर हो गया, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसमें एस्कैपिड्स का मतलब बताना है आपको. क्या था वो एस्कैपिड्स का मतलब, बचपन में वो कौन सी मिस्चीवियस एक्ट्स किया करती थी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो आप इसमें ऑप्शन में देखिए, एकदम सिंपल सी बात है कि ग्रेव एक्ट्स, फनी एक्ट्स, सीरियस सोबर एक्ट्स और मिस्चीवियस एक्ट्स. बच के निकल के भाग जाते थे हम, ये शरारतें करते थे, है ना. तो आंसर इज 4. 4 इसका आंसर है. ठीक है, चलिए अब आएगा आपका अगला पैसेज. 4 क्वेश्चन करने थे, हमने कर लिए. अब अगला पैसेज पढ़ते हैं हम लोग. अगला पैसेज क्या है, अगला पैसेज पढ़ते हैं और फिर इसको क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, साथ में बने रहिए, बहुत आराम से, प्यार से और बढ़िया से करने वाले हैं. अगला पैसेज लिख रहा है, इफ माई यंगर सेल्फ could see me now, she would be incredulous, है ना, that I work in the field of dance or decipher and the translate dance for my own comprehension. Call it choreography. मतलब जो है वो जो बातें कर रहा है वो एक कोरियोग्राफर है, डांस की कोरियोग्राफी के बारे में बात कर रहा है कि if you wish you would have been unbelievable in this respect. I am particularly envious of dancers who claim that they are born to dance. मुझे बहुत जलन होती थी जो कहते थे कि तुम डांस करने के लिए पैदा हुए हो, है ना. जो ये बात को क्लेम करते थे उससे उसको जलन होती थी. implying that it was clearly laid out for them for the beginning. I must say I find this assertion dubious. कि मुझे ये बात जो है संदेहपूर्वक लगती थी. It is rarely that easy to dance means to struggle. In all truth, as a child I never did want to dance. It was forced upon me by a doting mother and a silent father. Okay, पिताजी शांत रहते थे, माताजी डोटिंग थी, है ना. My father probably kept his peace to avoid आर्गुमेंट. पापा शांति इसलिए रहते थे कि वो जानते थे शांत रहना ही बेहतर है, ज्यादा कुछ बोलूंगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, घर में अशांति फैल जाएगी. तो शांति बनाए रखने के लिए वो साइलेंट रहते थे, है ना, ताकि आर्गुमेंट अवॉइड करते. फ्रॉम द बिगिनिंग माय लेसन टुक प्लेस अंडर trying conditions, though I believe that conditions were more trying for my father mother than for me. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग. पैसेज का दूसरा हिस्सा कह रहा है, she traveled in local overcrowded trains to dance class with an unwilling child, tried from a whole day at school. Interestingly, when I was 7, he went to see a movie starring Mumtaz Ali, who did a dance number in the film. When we arrived home, I began to prancing. क्या कर रहे हैं वो, prancing कर रही हैं यहाँ पे, है ना, around the house imitating the film actor. My mother, who was quietly watching, was one of who said, Kumudini, नाम रखा है उसे, you are born to dance. Ironically, I have no recollection of this story. It was my mother who saw this innate ability in me. Innate मतलब जन्मजात, जन्मजात ability. तो कई लोग होते हैं जो डांस देख के डांस कर लेते हैं, उन्हें innate ability कहा जाता है. ठीक है, तो ये आपका पैसेज जो है कोरियोग्राफर के ऊपर है. वो कह रही है कि मैं कोरियोग्राफर जो है नहीं बनना चाहती थी लेकिन बन गई हूँ. अगर मेरी जवानी अभी देखे जो इस चीज को तो वो विश्वास नहीं करेगी. ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5. The narrator younger self would be incredulous if she saw the narrator now as
उसको विश्वास नहीं होगा अगर वो ये देख ले कि वो क्या बन गई है, कोरियोग्राफर बन गई है। तो आंसर इसका 1 है, एकदम सिंपल है। ऑप्शन में आप पढ़िए, बहुत इजी है, इसमें सिर्फ 1 ही आपको आंसर मिलेगा, है ना। शी कुडंट डिसाइफर द नॉनसेंस ऑफ डांस, शी वाज टू क्यूरियस, नहीं, सपने में भी वो नहीं आती थी। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। द नरेटर सेज टू डांस मींस टू स्ट्रगल एज शी। डांस का मींस स्ट्रगल होता है, क्यों? क्योंकि उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अब इसमें जब आप ऑप्शन में 4th नंबर ऑप्शन देखते थे, हैड टू वर्क हार्ड टू परफेक्ट द आर्ट थ्रू अनविलिंगली, आंसर इज 4th, 4था नंबर इसका आंसर है कि उसे भी स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ना चाहते हुए भी, है ना, कि वो डांस नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी उसको मेहनत करना पड़ता था कोरियोग्राफर बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, What role did her father play in her becoming a dancer? कौन सा रोल प्ले किया उसके फादर ने डांसर बनने में? चुप रहा है, आर्गुमेंट को अवॉइड किया, शांति बनाई, है ना। तो आंसर पढ़ के बताएंगे कौन सा होगा। पैसिव डिसअप्रूवल, मेंटेनिंग अ हार्मोनियस एटमॉस्फेयर, शांति बनाई, है ना। तो यहां पे हो गया मेंटेनिंग अ हार्मोनियस एटमॉस्फेयर, ये हो गया आंसर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The seeds of the narrator future vocations were shown when she, कि उसका फ्यूचर किस चीज में दिखाई दे गया था, वो क्या कर रही थी कि उसकी माता को पता लग गया कि वो फ्यूचर में क्या करने वाली है। You are born to dance, you are born to dance, जब वो इमिटेट कर रही थी, प्रेंस कर रही थी, है ना। तो जब आप ऑप्शन में पढ़ते हो तो आपको 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ दिखाई देता है, प्रेंस्ड अराउंड द हाउस इमिटेटिंग, और उसकी माता ने क्या बोला उसको कि यू आर बोर्न टू डांस। तो ये वाला जो एक्ट है ये देख के उसकी माता जी ने आंसर क्लियर किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 2। ठीक, चलिए अगला पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। अगला पैसेज जो है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 revealed that 733 million people faced malnutrition in 2023, an increase on 150 million since 2019. This trend is linked to food price dynamic in 2022. The World Bank estimated that 1% rise in global food price could push 10 million people into extreme poverty. Rising food cost inequality have intensified hidden hunger, affecting at least 2.8 billion people in 2020 alone. Hidden hunger is a deficiency of essential micronutrients like zinc, iodine, and iron. The sign of the form of the malnutrition are hidden as individual may appear healthy while suffering several health impacts. Clinical signs emerge only in extreme cases traditionally linked to caloric deficiency. ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी हेल्दी दिख सकता है लेकिन उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। ठीक है, हंगर इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू इंक्लूड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेसी व्हिच कैन हार्म हेल्थ इवन विदाउट overt signs of disease. The Food Security and Nutrition Report highlights that while it may seem intuitive that food insecure individuals are less likely to maintain a healthy diet, the relationship is complex, shaped by factors like food, environments, consumer behavior, and the affordability of nutritional foods. In some cases, food insecurity is linked to lower consumption of all food types and a higher reliance on staple foods for dietary energy. तो ज्यादातर क्या होता है कि हम एनर्जी के लिए खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेते हैं, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन को थोड़ा कम खाते हैं। In other, it can be associated with the reduced intake of nutrition food and increased consumptions of energy dense food high in unhealthy fat, sugar and salt. जैसा मैंने अभी कहा कि हम खाना में दाल चावल ज्यादा खा लेते हैं जिसमें प्रोटीन कम है और फैट ज्यादा है ना, शुगर ज्यादा है। As a result, food insecurity and hidden hunger can result not only in under the nutrition but also can lead to overweight and obesity. ठीक है, तो आपको ओवरवेट और मोटापा कर देता है अगर आप ठीक से खाना ना खाएं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिडन हंगर एंड द ट्रेडिशनल कैलोरी डेफिशिएंसी। हिडन हंगर और ट्रेडिशनल कैलोरी डेफिशिएंसी के बीच में मेनली जो है क्या डिफरेंस है बताएंगे।
तो हिडन हंगर इन्वॉल्व्स नॉट ऑब्वियस माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, नहीं करता, नॉट ये वाला जो है नहीं करता, कौन नहीं करता, हिडन हंगर नहीं करता। तो आंसर हो गया आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो आपके पैसेज में दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लैक ऑफ प्रोटीन और एक्सेसिव फूड इनटेक वगैरह के बारे में बातचीत ही नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, which factor complicates the relationship between food insecurity and diet quality? which factor complicates, कौन सा फैक्टर जो है वो कॉम्प्लिकेट करता है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ लिखा है वेरिएशन ऑफ फूड एनवायरनमेंट्स, कंज्यूमर बिहेवियर और अफोर्डेबिलिटी जो है, अफोर्डेबिलिटी क्या कितना अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ दाल चावल अफोर्ड कर सकते हो कि चिकन अंडे अफोर्ड कर सकते हो कि प्रोटीन शेक अफोर्ड कर सकते हो, टाइम अफोर्ड कर सकते हो, किस हिसाब से उसको कब लेना है ना। उसके बाद फूड एनवायरनमेंट क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, वो उसको लेना पसंद है कि नहीं है पसंद, उसको कैसा लग रहा है खाना पीना, है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो आंसर आपका थर्ड है, आंसर इज थर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है एकदम, आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे बहुत इजीली बन जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं जैसे भी अगर आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है और अपने आप इसको एक बार सॉल्व करना है तो एक बार बस आपको कमेंट करना है पीडीएफ, और हम आपको पूरी पीपीटी और इसके आंसर सहित पूरा पीडीएफ और पीपीटी भेज देंगे ताकि आप दोबारा इसे सॉल्व कर सको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन फूड इनसिक्योरिटी पैराडॉक्सली कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी, बताएंगे, बहुत सिंपल है। ओबेसिटी में कैसे ये आपको वो करता है, फटाफट बताएंगे। मोटापा कैसे हो जाता है, आप एनर्जी डेंस वाले जब खाना खाते हो, अनहेल्दी और कंजप्शन ऑफ चीप फूड, है ना, और हाई एनर्जी डेंस वाले जब खाते हो आप, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको ओबेसिटी में करता है। तो आंसर इज 2, 2 पार्ट इसका आंसर है, आंसर इज 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, What consequence does the World Bank estimate of 1% rise in the global food prices? बहुत सिंपल है, 19 million people toward extreme poverty, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सी बात है, ये तो पैसेज में सिंपल ही है, पढ़ते ही क्लियर हो जाता है ना। आंसर इज थर्ड, 19 मिलियन पीपल जो है वो आपको पॉवर्टी की तरफ धकेल दिए जाते हैं अगर आप ठीक से खाना पीना नहीं करते तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है आप देख लीजिए, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस, रीअरेंज करना है आपको, क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट पैसेज है उतना ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आंसर वहीं पर रहता है, बस ट्रिक से आपको अरेंज करना होता है, पैरा जंबल बोला जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक थोड़ा सा ये है कि बस एक क्लू निकालना होता है, उस क्लू से आपको अरेंज करके आंसर ऑप्शन से निकाल लेना होता है, ठीक है। थोड़ा साथ में बताऊंगा, देखना ध्यान से, ठीक है। तो द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, लाइन लिख रहा है द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लिख रहा है लाइन, ठीक है। उसका ले रहा है द रियो अर्थ समिट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, involving world leaders on environment and development of natural ecosystem including forest was the main objective of phenomena like climate change, biodiversity and conservation, ठीक है। choose the correct option, ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन लेना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। आपको 1 2 3 4 में आंसर बताना है कि कौन सी लाइन को अरेंज करके आंसर इसका बढ़िया से हम बता सकते हैं। इसका सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है कि जो लाइन है द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बाद कौन सी लाइन पहले आएगी, ठीक है। ऑफ फिनोमेना लाइक क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है आपका, देखिए सिंपल सी बता रहा हूं, तो द नीड फॉर अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक। उसके बाद ऐसे होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना लाइक क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन करेंगे हम, ये बताओ, किसका कंजर्वेशन करेंगे ये बताओ। सिंपल से सोच के देखो और आंसर क्लियर है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करेंगे। तो इतना क्लियर है कि ये डी है और डी के बाद सी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, है ना। डी के बाद सी तो एक ही में है, वो है ऑप्शन 3, तो आंसर है इसका 3,
3 इज आंसर, 3। समझ आया? आप देखो यहां से सोचो ना, यहां से कंजर्वेशन करना है, किसका कंजर्वेशन करोगे आप? नेचुरल इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करोगे ना। तो डी के बाद एकदम क्लियर है कि डी के बाद हमारा सी चाहिए, तो डी के बाद सी चाहिए, तो आपका आंसर 3 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको अरेंजमेंट ही करना है, इसमें अरेंज करना है और क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप खुद घर पे ये मेहनत करना चाहते हो अरेंज करके, और फिर आप चाहते हो कि मैं आंसर बाद में देखूं और चेक करूं कि मेरे से अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आज ही हमें इसमें मैसेज कीजिए या हमें कॉल कीजिए, है ना, और हम आपको भेज देंगे इसकी पीपीटी पीडीएफ विद आंसर। ठीक है? और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने एक अच्छे कॉलेज को सिक्योर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट इज दैट, यहां पे लिखा है द पॉइंट इज दैट बोथ इकोलॉजी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस एंड द mechanistic world view shaped by the utilitarian premise of the industrial age had more to say about the human mission to extract rather than to conserve that developed under the conventional। ठीक है? उसके बाद ऑप्शन दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसमें देखिए कैसे आपको क्लियर होगा कि आंसर कौन सा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें जब आप देखते हो टू से अबाउट BC, है ना, देखिए आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा है टू से और इसके बाद यहां लिखा है अबाउट, तो टू से अबाउट ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे टू से अबाउट। तो इतना क्लियर है कि B और C का एक पेयर बन गया, B और C का पेयर बन गया। और B और C जब आप ढूंढते हो, ध्यान से देखो ऑप्शन में, तो सिर्फ यहीं पे मिलता है आपको, BC यहीं पर है, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। आंसर इज थर्ड। आपने BC एक पेयर बनाया और आंसर क्लियर कर लिया, थर्ड आंसर। समझ में आया कैसे आपने आंसर क्लियर करना? एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा क्लू आपको आंसर बनाने में बहुत इजी हेल्प कर देगा। बस एक छोटा सा क्लू ढूंढना है और 1 सेकंड में आंसर क्लियर कर लेना है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि कैसे एक क्लू में आप आंसर आराम से बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्लू ढूंढेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में है, अपार्ट फ्रॉम मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द endangerment of the local languages, the languages community cannot shrink, globalization and the hegemony of English। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो और आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक रूल आता है ग्रामर में आपको पढ़ाया जाता है, उससे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि द, यहां लिखा है द, और इस द के बाद ये द तो आ नहीं सकता, और द के बाद द दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो नहीं सकता, है ना, कि द ऐसे तो होगा नहीं। तो इस द के बाद आपका ये आएगा हेजमनी, हेजमनी ऑफ। तो द और ऑफ का एक रिलेशनशिप ऐसे बनेगा। तो क्लियर है कि सी के बाद डी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए आपका, सी के बाद डी। समझ में आया? अब सी के बाद डी जब आप देखते हो तो आपको आंसर यहां दिखता है और उसके बाद बी और ए। अब यहां पे दिखता है, लेकिन जब आप बी और ए को अरेंज करेंगे तो आंसर थर्ड आ जाएगा। सिंपल, आंसर इज थर्ड। समझ आया? सी डी अरेंज करिए, फिर आगे पढ़िए, एकदम क्लियर आंसर मिल जाएगा आपको कि अपार्ट फ्रॉम मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड द हेजमनी ऑफ इंग्लिश, the language communities cannot shrink their responsibility for the endangerment of the local languages। सिंपल, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप वो नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। rearrange the phrase in a form of meaningful sentence। question number 16, in the region had percolated into the underground water, thus causing a water crisis, the pollutants from the factory। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो एक बात क्लियर है कि आप सेंटेंस को 10 से स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना, हैड इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द फैक्ट्री से। तो हम डी से स्टार्ट करेंगे, तो डी से स्टार्ट करने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 4 नंबर, जो डी से स्टार्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है आपका 4 हो जाएगा।
ठीक है, डी से स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 4। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, वन कॉमन मिस्टेक, अगला क्वेश्चन है, वन कॉमन मिस्टेक दैट थिंकिंग दैट इट would be a waste of time to work together many people have made is one common mistake that thinking तो होगा नहीं, thinking लिखा है तो thinking के साथ फिर ing लगा रखा है तो is thinking ऐसे होगा आपका is thinking, है ना। तो D के बाद आपका A आना चाहिए, D के बाद A, तो D के बाद A 17 का आंसर हो गया 1, सिंपल। 17 का आंसर 1, समझ आया? इज लगा रखा है, इज लगा रखा है तो इज के बाद 2 तो होगा नहीं, वुड, इज और वुड का तो ऑप्शन ही वैसे नहीं बनता। और मैनी पीपल हैव मेड इज टू वर्क टुगेदर, हैव मेड इज नहीं होगा, हैव मेड इज थिंकिंग दैट, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो डी के बाद आपका ए आ जाएगा। It would be a waste of time to work together, इस तरीके से, तो बी और सी का ऑप्शन हो जाएगा आंसर 1। एकदम क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, stimulants such as caffeine activate adrenal glands, deplete valuable minerals, worsening fatigue and sleep issues needed for energy and, अब इसमें स्टिमुलेंट सच एज कैफीन जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंडर्नल ग्लैंड्स को, है ना। तो ये आपका स्टार्ट करेंगे हम ए से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 1 का जो ए लिखा है उसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ए से ए के बाद आपका बी आ जाएगा, क्योंकि फिर आप जब ऐसे करते हो वो क्या करता है, कैफीन क्या करेगा, एक्टिवेट इंटरनल ग्लैंड्स करेगा और डेप्लेट कर लेगा वैल्यूएबल मिनरल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 4 हो जाएगा। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप इसमें देखते हो तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कैफीन है वो एक्टिवेट करेगा इंटरनल ग्लैंड्स को और डेप्लेट कर देगा आपका वैल्यूएबल मिनरल्स, उसके बाद नीडेड फॉर एनर्जी एंड वर्सनिंग फटीग एंड स्लीप इश्यूज, और जो आपकी थकान है और स्लीप इश्यूज को वर्सनिंग मतलब बहुत ही खराब कर देगा, है ना। नींद नहीं आती ना कॉफी पीने के बाद, कॉफी में कैफीन होता है, चाय में कैफीन होता है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द वर्कफोर्स और प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ नेगेटिव इफेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग फॉर द वर्कफोर्स। अब इसमें आप कैसे अरेंज करोगे बताओ, 19वें का आंसर बताओ। सिंपल सी बताता हूं, एक क्लू है इसके अंदर, एकदम क्लियर करिए, बताइए, एकदम सिंपल है, एकदम क्लियर है क्लू। देखिए अगर आप इसे यहां पे देखते हैं, ध्यान से देखिए, इफेक्ट लिखा है तो इफेक्ट के बाद ऑन आता है, इफेक्ट ऑन आता है ना, इफेक्ट ऑन किस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो अब इफेक्ट जो है आपका सी है और यहां पे देखिए ऑन लिखा है, ये ए है, तो सी ए है ना, सी के बाद ए। अब आप सी ए जब ढूंढते हैं कि सी ए कहां पर है आपका, तो यहां पे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑन द वर्कफोर्स हैज अ नेगेटिव इफेक्ट, सी से स्टार्ट कर देंगे तो सी ए यहां से स्टार्ट करके आंसर इज 2। सी ए यहां भी है लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर वहां पे वो एंड नहीं कर पाएगा ऑन प्रोडक्टिविटी और एंड। आप एंड से एंड तो नहीं कर सकते ना, ये देखो ए एंड से एक्ट कर रहा है, समझ में आ रही बात। ए से एंड नहीं कर सकते ना क्योंकि उसका सेंटेंस एंड पे जाके रुक जा रहा, तो एंड पे रोक नहीं सकते, ठीक है। चलिए सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है। In the minds of people, the ancient myths of India by priests and the guardian of learning have been preserved with great care. तो आंसर बहुत सिंपल है, देखो इसमें एकदम सिंपल आइडिया है आपका कि प्रिस्ट जो थे, जो वो पंडित, प्रिस्ट मतलब पंडित पादरी, द गार्जियन ऑफ लर्निंग थे ये लोग, है ना, यही एक
पढ़ते थे, फिर आगे पढ़ाते थे, फिर वो आगे पढ़ाते थे। तो 2000 सालों से इन्होंने पूरी परंपराओं को जिंदा रखा और आगे लेकर गए। तो द एसेंट मिथ ऑफ इंडिया हैव बीन प्रिजर्व्ड विद ग्रेट केयर इन द माइंड्स ऑफ पीपल बाय, यहां से है ना। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया थर्ड। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि द एशियंट मिथ्स ऑफ इंडिया हैव बीन प्रिजर्व्ड विद ग्रेट केयर इन माइंड्स ऑफ पीपल बाय प्रिस्ट, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल है, तो देखते पढ़ते ही बन जा रहा है। चलिए, अब आपके एग्जाम में इस तरीके से आपका ऑप्शन आता है और इसमें आपको पहले बनाना है और फिर हम इसको आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इसको बनाते हो, देखते हो, ये ईडीएम्स हैं और ईडीएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कम से कम 400-500 ईडीएम्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से बन जाते हैं। 10-20 ईडीएम से कुछ नहीं होने वाला। और हम एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर 400-500 ईडीएम्स पढ़ा देते हैं। और मैंने जितने ईडीएम्स पढ़ाए सब एग्जाम में आए, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा था। अब इसमें कह थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चैलेंज करना, है ना। तो बी का आंसर सीधे सीधे 2 बन जा रहा है। बी का आंसर कौन सा बन जा रहा है? 2 बन जा रहा है। ठीक, और कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ का मतलब क्या हो गया? स्पेंड विद द लिमिट्स, ये हो गया। तो डी का आंसर क्या बन जा रहा है? थर्ड बन जा रहा है। B2 D थर्ड। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें खोजेंगे हम लोग ऑप्शन में B2 D थर्ड। B2 D थर्ड ढूंढिए कहाँ है। B2 ये रहा, B2 D थर्ड। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया थर्ड। ठीक है, समझ आया? ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर थर्ड हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर थर्ड हो गया। सिंपल, समझ में आया? एकदम सिंपल है। उसी तरह आते हैं यहाँ पर, एक भी अगर आपको इडियम्स आता है तो आप आराम से बना सकते हो, एक भी वर्ड आता है तो आराम से बना सकते हो। मैं आपको यहाँ ट्रिक सिखा रहा हूँ बनाना कैसे है, सिंपल है। अब इसमें से अगर एक भी वर्ड आपको पता है, जैसे सीज आपको पता है, सीज कर लेना किसी चीज को, मतलब क्या है? रोक देना। तो अब इसमें सीज मतलब क्या होता है? घेर लेना, रोक देना, जब्त कर लेना। तो सीज में एक टू सराउंडेड अ प्लेस विद इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग, है ना। तो डी का आंसर थर्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, डी का आंसर थर्ड दिख रहा है। प्लेजरिज्म होता है कि ये लिटरेरी थेफ्ट होता है प्लेजरिज्म, कि किसी की किताब में से जब आप कुछ चुरा लेते हो। एब्डिकेट का मतलब अब त्याग दो, ये तो क्लास में बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो एक गिवन अप थ्रोन ऑफ हिज डिग्निटी, तो ए का हो गया आपका फोर्थ आंसर। तो चलिए चेक करते हैं इस चीज को आपके ऑप्शन में, सिंपल है। ठीक है, तो ए का फोर्थ आंसर सिर्फ एक में ही दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है, तो आंसर यही हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 22 हो गया, 22 का आंसर हो गया 1, है ना। 1 इज योर आंसर। सिंपल है, एकदम इजी है। ठीक है, एकदम सिंपल इजी वोकैब है ये। जितनी वोकैब पढ़ाएंगे आपको एग्जाम में मिलेगा, थोड़ी सी मेहनत करने की। जैज म्यूजिक जो होता है थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ए नंबर जो है आपको इंटरेस्टिंग यहाँ लिखा है, तो ए का नंबर 4th हो गया, है ना। यहाँ पे लिखते हैं ए का नंबर 4th हो गया। ठीक है, और इशारा करना होता है, एल्यूड होता है इशारा करना, तो सी का हो गया 1। ठीक है, सी का हो गया 1 एल्यूड। तो अब इसमें ढूंढिए, अगर एक भी आपको मिल जाता है तो ढूंढो, आपको आंसर बन जाता है। ए का 4th यहाँ भी है, 2 और 3 में सी का, अच्छा वही दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन कर दिया है एग्जाम में, तो 2 या 3 कोई भी करिए, आंसर वही है। ठीक है, ये एग्जाम में इसने दोनों आंसर सेम कर दिए थे। ठीक है, चलिए गला फंस रहा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 में जब आप देखते हो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन नंबर 24 को, कि सी रिमेंबर टू डैश एयर कंडीशनर टू कीप इट कूल। एयर कंडीशनर क्या करेंगे? टर्न ऑन कर देंगे ना। तो सी नंबर लिखा है, तो सी का इतना क्लियर है कि 2 हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, ये वाला टर्न ऑन। ठीक है, और फिर उसके बाद वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम डी नंबर, डी को टर्न डाउन करेंगे हम ना, कम कर देंगे, खत्म करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, को कम करेंगे, तो डी का 1, सी का 2 और डी का 1, एकदम सिंपल है। सी का 2 और डी का 1, सी का 2 और डी का 1 यहीं पर है।
तो आंसर हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। आंसर फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो लैंडलॉर्ड जो होता है वो डिमांड करता है, तो डी का सेकंड हो जाएगा। अब सीधे देखो डी का सेकंड कितने में है, डी का सेकंड 2 में है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 बी का 1 ये रहा। तो ये बी का 1 और डी का 2, आंसर फोर्थ हो गया। समझ आया? तो बहुत इजीली बन जाता है। अगर आपको एक भी आता है सीधे ऑप्शन में जाइए। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन एक एक सेकंड में बन रहा है ना, बन रहा है ना। इसी तरह क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। अगर आप इतने आसानी से क्वेश्चन बनाना चाहते हो और सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि कौन से वोकैब आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, तो आज ही हमारे यहाँ आइए स्टार गेट में, कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, है ना, फुल कोर्स करिए और अच्छे कॉलेज को सिक्योर कीजिए। अगला इडियम्स लिखा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब हो जाता है कि बातचीत शुरू करना, हिट द नेल ऑन द हेड, राइट टाइम पे कोई काम करना। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब होता है बहुत एक्सपेंसिव हो जाना। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखते हो, इन ऑप्शंस को देखने के बाद सी नंबर जो है आपका, सी नंबर एक्सपेंसिव में चला गया, एक्सपेंसिव लिखा है तो फोर्थ नंबर हो गया। और ए नंबर का यहाँ पे बातचीत शुरू करना हो गया, तो ए नंबर का हो गया थर्ड। बस बहुत ही ज्यादा नहीं, इसको फटाफट चेक करो। जितना जल्दी चेक करोगे आपका टाइम बचेगा और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाओगे। ए का थर्ड, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, ये रहा सी का फोर्थ और ए का थर्ड। एक सेकेंड, कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है इसने। ए का थर्ड, सी का फोर्थ, अच्छा ये रहा ए का थर्ड और सी का फोर्थ, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी यही है आपका, ईडीएम्स है। स्पिल द बीन्स का मतलब रहस्य ओपन कर देना। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कोई सक्सेसफुल एक्टिविटी में शामिल हो जाना। हिट द रे, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि बहुत ही मेहनत करना। ठीक, बहुत सिंपल है 27 का आंसर। तो इसमें जो है आपका देखिए एकदम सिंपल है। डिस्पाइट द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी करना है और उसके बाद स्पिल द बीन्स कर दिया, सी का फोर्थ हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा थर्ड, एकदम सिंपल है। सी का फोर्थ ड्यूटी एकदम क्लियर हो जाएगा। सी का फोर्थ एक में ही है आपका, सी का फोर्थ एकदम क्लियर, आंसर इज थर्ड। अगर एक ही पॉइंट क्लियर कर दे तो ज्यादा इधर उधर ढूंढना, एक को पॉइंट को अरेंज करो, तुरंत उसको ऑप्शन में देखो, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए शेफ, डी का सीधे 1 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। डी का 1, सॉरी, अच्छा ये ओके, ठीक है ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए बता रहे हैं आपको, इसमें क्या है आपका जो थर्ड पॉइंट है वो यहां से जाएगा, यहां से। ये वो आदमी होता है जो डॉक्यूमेंट को रीअरेंज करता है, उसको अरेंज करके लिखता है उसके ऊपर। तो ए का क्रोनिकलर मतलब होता है जो आदमी उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करता है, ठीक है, कुछ लिखता है।
करेक्ट, ठीक। सर ये गायब हो गया, सर ये गायब हो गया, देखिए क्या हुआ। आया, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका 2 आंसर, ठीक है। बी का हो जाएगा 2 क्योंकि वहां पे आपका वो शेफ लिखा है, और फर्स्ट हो जाएगा आपका इन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब जो 29 में करते हैं तो बहुत सिंपल है कि एक आपके पास यहाँ पे लिखा है सिंस। सिंस कब आता है? जब पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, और दूसरा सिंपल पास्ट में, तो फोर्थ का आंसर सीधे सी पे चला गया, ठीक है। सी का फोर्थ जब आप चेक करते हो, सी का फोर्थ सिर्फ एक में है, तो आंसर 1 हो गया, आंसर इज 1। सिंपल। कंजक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा, टेंस में पढ़ाया जाएगा, एक बार में पढ़ लीजिए, आंसर बन जाएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिएट का मतलब होता है डिसअप्रूवल कर देना, तो सी का आंसर हो जाएगा 1, सी का आंसर 1। अब सी का आंसर 1 जब आप देखते हो तो सिर्फ एक में मिलता है, और वो ये हो जाएगा, आंसर इज 3rd, ठीक है। एकदम वर्ड मीनिंग है, ये वोकैब है, बहुत सिंपल सी चीज है। डिड यू मेक एनी न्यू ईयर पे आप क्या करते हैं? न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, रेजोल्यूशन, तो आंसर इज 4, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर अगला है अनरिहर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होता है अनरिहर्स्ड, इम्प्रॉम्प्ट, आंसर इज अनरिहर्स्ड, सिंपल। कुछ नहीं करना था, इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैब वाली चीज है, ये बहुत सिंपल है। इंजर्ड है, तो अगर कोई इंजर्ड है तो क्या होगा? ग्रेवली इंजर्ड, गंभीर रूप से एक्सीडेंट में, आंसर इज 2। तो इस तरीके से अब तो सिर्फ वोकैब ही बची हुई है हमारी, इसमें सिर्फ वोकैब बचा हुआ है। तो आगे की भी अगर आप आंसर और ये सब चाहते हैं, पूरा देखना, इसे बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अगर ये पीपीटी पीडीएफ चाहते हैं प्रैक्टिस करना, और इसके पूरे आंसर चाहते हैं, तो आज ही हमें जो है इसको कमेंट करिए, हम आपको इसकी पीपीटी पीडीएफ विद आंसर भेजेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, हमारे यहाँ आइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश के एग्जाम कितने इजी आप क्रैक कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से जल्दी जो है आप लोग इसे ज्वाइन करिए। थैंक यू।